नमस्कार, मैं हूँ रेखा। डीडी बिहार के खास कार्यक्रम बिहार बिहान में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप जानते हैं कि हर सुबह कार्यक्रम में हम अपने विशेष मेहमान के साथ उपस्थित होते हैं। उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपसे साझा करते हैं। आपको बताएं कि जब हम बातें शिक्षा की करते हैं, बात हम जब शैक्षणिक माहौल की करते हैं, तो अंबेडकर जी की बातें अनायास ही याद आती है। उन्होंने ऐसा कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जी हाँ, यानी कि शिक्षा में वैसी शक्ति होती है, शिक्षा का माहौल वैसा होता है कि यदि आप शिक्षित हैं तो आप किसी भी परिस्थिति का, किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम हैं, आप उस परिस्थिति से लड़ने में सक्षम हैं। आज हम अपने कार्यक्रम में बातचीत करेंगे एक शिक्षाविद से और शिक्षा की तमाम बारीकियों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं महापुरुषों द्वारा बताई गई अनमोल बातों के साथ, अनमोल वचन के साथ। आइए देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। आज हमने बीच आमंत्रित किया है, आप हैं मोहन चंद चतुर्वेदी जी। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, प्रणाम। नमस्कार। आप शिक्षाविद हैं और कई ऐसे बच्चों को आप शिक्षा दे चुके हैं और कई वर्षों से आप शैक्षणिक माहौल बनाकर बच्चों को शिक्षित करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले चाहूँगी कि आप अपने विषय में बताएं, बचपन कब, कैसे, कहाँ बिता, क्या था बचपन का माहौल, इन तमाम विषयों पर आप प्रकाश डालें। सर्वप्रथम मैं अपने स्मृति श्रेष्ठ पिता पंडित मधुसूदन चतुर्वेदी, जो मारवाड़ी विद्यालय में प्रधानाध्यापक हुए, हमारी माता श्री स्मृति श्रेष्ठ शारदा चतुर्वेदी के सानिध्य में रहकर, मेरी माँ ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो जिस समय खाना बनाती थी तो अपने बगल में हम लोगों को बैठाती थी। प्रारंभिक शिक्षा हमारी माँ से शुरू हुई और ऐसा कहते हैं कि बच्चा जब आता है दुनिया में सबसे पहले अपनी माँ की गोद में आता है जी। और पहली पढ़ाई माँ की ही गोद से प्रारंभ होती है। संस्कार बनना बिगड़ना पहली पाठशाला है माँ की गोद जी। और माँ का यदि डायरेक्शन सही मिलेगा तो जीवन में बच्चा असफल नहीं होगा। तो मेरी एक सोच है। और मेरे पिताजी मारवाड़ी विद्यालय है पटना सिटी में, उसके फाउंडर प्रधानाध्यापक रहे और कार्य के प्रति जो समर्पण का भाव हमने देखा वो मेरे मानस पर बन गया। हम 6 भाई हैं। सबसे बड़े भाई आरबीआई में ऑफिसर थे, से स्मृति से रमेश चतुर्वेदी, और उससे छोटे थे नरेश चतुर्वेदी, वो बैंक ऑफ इंडिया में थे, और उनसे छोटे हैं अशोक चतुर्वेदी, वो भी बैंक ऑफ इंडिया में ही थे। मेरा चौथा नंबर है भाइयों में। और उसके बाद हमारा छोटा भाई है श्याम, जो पीएफ में था, और उससे सबसे अनुज जो हमारा भाई है प्रभात, वो ईएसआई में था। हमको भी सरकारी नौकरी के लिए कई जगह से मौका मिला, लेकिन हमको वो लाइन अच्छी इसलिए नहीं लगी कि शिक्षक की लाइन में बहुत कुछ आप करने की उम्मीद रखते हैं। आप डॉक्टर भी बना सकते हैं, इंजीनियर भी बना सकते हैं, आप पायलट भी बना सकते हैं, आप रेलवे में भी भेज सकते हैं, इनकम टैक्स में भी भेज सकते हैं, जज भी बना सकते हैं। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ आप नहीं भेज सकते हैं जी। इसलिए हमने अपने पिताजी से देखा कार्य के प्रति जो समर्पण होता था। हम 6 भाई और 2 बहन, 8। मेरी माँ अकेली थी जो खाना बनाने का काम करती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि खाना नहीं बन पाता था, लेकिन हमारे पिताजी स्कूल चले जाते थे। बाद में कहते थे खाना बन गया है तो वहाँ से लेकर आओ। तो कई बार ऐसा हुआ कि पिता पुत्र हम दोनों एक साथ भोजन किया करते थे। तो उनकी वर्किंग स्टाइल से हमने बहुत कुछ सीखा कि लड़के को वाचन जरूर आना चाहिए, बुक रीडिंग, उसका श्रुतिलेख होना चाहिए, सुनिए और लिखिए। हिंदी का भी श्रुतिलेख होना चाहिए, इंग्लिश का भी श्रुतिलेख होना चाहिए। और पहले प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा थी, अब तो वो परंपरा रही नहीं। अब तो डे स्कॉलर है, बच्चा स्कूल जाता है, घर चला आता है। लेकिन स्कूल में जाने के बाद जो शिक्षक हैं वो पहले जितने सीरियस थे, तनख्वाह कम थी,
वेतन कम मिलता था, लेकिन काम के प्रति लगता था कितना रुझान है। और इन दिनों में शिक्षकों को वेतन में कोई कमी नहीं है। अब बच्चों से फीस भी नहीं ली जाती सरकारी विद्यालयों में, लेकिन कभी कभी बहुत घोर कष्ट होता है कि इतनी सुविधा शिक्षकों को मिलने के बाद भी जो समर्पण का भाव उनमें होना चाहिए था, उसका घोर अभाव है। और लड़का जन्मजात कोई अपराधी नहीं होता जी। वो बहुत कुछ निर्भर करता है माहौल पर। पहले तो घर का परिवेश कैसा है, घर में पढ़ने वाला माहौल है नहीं है। अब घर से जब बाहर निकलता है तो संगी साथियों के बीच में उसका उठना बैठना होता है, फिर विद्यालय में जाता है। अब क्या है कि माता पिता बच्चे का एडमिशन कराने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं, वो बच्चा मेरा कहाँ जा रहा है, किनके साथ उसका उठना बैठना है, घर पर वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। जो अब इस पढ़ाई का भी तरीका है, एक है जनरल क्लास स्कूल में हुआ, फिर ट्यूटोरियल हुआ, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी का बहुत कम महत्व रखते हैं हम। इसलिए सेल्फ स्वाध्याय जब तक नहीं करेगा और ये सोच के कि परीक्षा में ये क्वेश्चन आने वाला है, ये नहीं आने वाला है, इसको पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, ये अपूर्ण ज्ञान होगा। पढ़ाई का मतलब है कि सर्वांगीण विकास, वो परीक्षा में आएगा नहीं आएगा इसे लेना देना नहीं है। हम पढ़ेंगे सब, बाई चांस वो बाद में शिक्षक हो जाता है और क्लास में पढ़ाने जाता है, और जब वो क्लास में पढ़ाने जाता है तो वो चैप्टर तो उसका पढ़ा हुआ है नहीं। वैसी स्थिति में वो छात्र के सामने शिक्षक की छवि खराब हो जाती है। तो कोई किसी के फोरहेड पे नहीं लिखा है आने वाले समय में वो क्या बनने वाला है। तो हम ऐसा काम क्यों करें कि बचपन से जो बच्चा हमको आदर की नज़र से देख रहा है वो निरादर ना मेरा करे। हम ऐसा काम करें कि करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। काम के प्रति आपकी कितनी आस्था है, निष्ठा है। बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसका निर्णय कौन करेगा? रोगी बताएगा, पेशेंट बताएगा। बहुत अच्छे टीचर है, इसका जजमेंट कौन करेगा? उसका जजमेंट विद्यार्थी करता है। वो विद्यार्थी बताएगा कि ये हमारे शिक्षक कैसे हैं। एक छोटी सी घटना आपको हम बताते हैं। ज़रूर ज़रूर। क्लास 8 में जब हम पहुँचे तो हमको संस्कृत का शब्द रूप धातु रूप याद नहीं था। अच्छा। हमारे शिक्षक ने हमको बेंच पे खड़ा कर दिया, और उस विद्यालय में हमारे पिताजी प्रधानाध्यापक हैं, और स्मृति शेष बाचस्पति पांडे शिक्षक हमारे संस्कृत के, हम उनको नहीं भूल सकते हैं। उस समय हमको बहुत बुरा लगा कि हमको बेंच पे खड़ा कर दिया गया। जब बेंच पे खड़ा किया उन्होंने, हम नज़र दौड़ाते हैं, क्लास में 70 बच्चे थे, 69 बैठे हुए थे, 69। आई वॉज ए बल्ली वन पीस हु वॉज स्टैंडिंग। बीच में बहुत ग्लानि हुई। फिर हमने सोचा कि अब इस कार्य के लिए शब्द रूप और धातु रूप के लिए आपको हम कभी खड़े नहीं होंगे। वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद शब्द रूप क्या होता है? सब्जेक्ट है। धातु रूप क्या होता है? क्रिया है। वो हमको याद हो गया। जब हम शिक्षक लाइन में आए, तब जब कोई बच्चा एडमिशन कराने आता है तो हमने उससे पूछना शुरू किया, शब्द रूप क्या होता है, धातु रूप क्या होता है। तो बच्चे नहीं बता पा रहे थे। जब नहीं बताते थे, हमको अपने गुरुदेव का चेहरा ये स्मरण आता था। यदि हमको वो बेंच पर नहीं खड़ा करते थे, शायद जी जी ये कमी हमको रह जाती। जी। तो कोई ऐसा शिक्षक कहते भी है ना सर कि यदि कोई परिस्थिति जीवन में आती है तो वो आपको सबक देने के लिए बिल्कुल आती है। बिल्कुल और आप उस सही कह रही हैं। परिस्थिति ने आपको ऐसा मोड़ा कि आपने उसे एक संबल बना लिया और उसे एक मजबूत आधार बनाकर जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए। सर, शिक्षा पर तो आपने बहुत काम किया है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे। आप चर्चा में बता रहे थे कि आपने 1974 का वो दौर देखा है, वो माहौल देखा है जब बच्चों की भूमिका होती थी समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में, राज्यों के निर्माण में। तो उस दौर को हम चाहेंगे कि आप ज़रूर बताएं ताकि जो दर्शक देख रहे हैं जान पाए कि क्या था। क्योंकि मुझे लगता है कि तुरंत हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम लोग आज़ाद हुए। किस तरीके से आप बताना चाहेंगे उस दृश्य को? हम लोग पटना कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हुआ करता था, और हमारे गुरुदेव आज ये स्मृति शेष हो गए हैं, डॉक्टर पद्मदेव नारायण शर्मा। मैं उनका विद्यार्थी रहा, बड़ा गर्व से मैं कहता हूँ कि मैं उनका विद्यार्थी रहा हूँ। काम के प्रति उनका भी समर्पण हमको बहुत कुछ याद आता है।
जब हमारा बीकॉम हो गया और उसके बाद हमने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ही आंदोलन 1974 का शुरू हो गया और विधानसभा के पास में गोली चली, उसमें कई छात्र घायल भी हुए। तो मन में एक विचार आया कि क्या सत्य के लिए आग्रह करना दुराग्रह है? क्यों नहीं हम इस सरकार से मांग करें? तो उस समय एक नारा लगता था, बेटा कार बनाता है, माँ बेरोजगार बनाती है। और इसका दौर ये हो गया कि छात्रों में असंतोष फैला और वो बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले चुका और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का उसमें बहुत बड़ी भूमिका हुई। और किसी पद पर नहीं रहते हुए, न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति, लेकिन हमको वो भी दिन याद है कि गांधी मैदान में सभा हो रही थी, बारिशा हो रही थी और जेपी का डायलिसिस हो चुका था। और उस घड़ी में भी उनके आंख से आंसू आ गया कि मुझ में क्या रखा हुआ है। क्योंकि उस उम्र में भी जो छात्र थे जिनके अंदर में असंतोष था, एक अहिंसक आंदोलन चलाया और उसका ये नतीजा हुआ कि सत्ता में परिवर्तन हुआ और एक नई सरकार बनी। ये उम्मीद जगी कि ये नई सरकार आई है तो जरूर कुछ ना कुछ कार्य करेगी। तो उस समय का एक अनुभव आया और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कि ये जो आज सत्ता में बहुत सारे मंत्री, मुख्यमंत्री बने हैं, उनके साथ हमको काम करने का मौका मिला है। तो हमको ये लगा कि राजनीति हमारे लिए सूट नहीं करेगी, तो हमने शिक्षा की लाइन को ही चुनना बेहतर समझा। जी, ऐसे क्या खासियत लगी आपको? मैं यही अभी पूछने भी वाली थी आपसे सर, क्योंकि आपने अपने घर का माहौल देखा है, पिताजी भी आपके शिक्षक थे, उन्होंने भी बच्चों को शिक्षित किया है। क्या कुछ ऐसी खासियत लगी? आपने कब ऐसा तय किया कि मुझे भी शिक्षक बनना है और बच्चों को पढ़ाना है? नहीं, देखिए ऐसा है कि शिक्षक ही एक कुम्हार है। एक सफल कुम्हार ही एक अच्छे घर का निर्माण कर सकता है। आपने कारपेंटर को देखा होगा, बढ़ई को, आपने लोहार को भी देखा होगा, आपने सोनार को भी देखा होगा। सोनार को किसके जेवर बनाने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस से सोने को गुजरना पड़ता है। एक कारपेंटर जब कुर्सी बनाता है या दरवाजे बनाता है, कितने इंस्ट्रूमेंट लगाता है। और एक छात्र को बनाने के लिए शिक्षक के पास में कौन सा औजार है? क्या वो आरी चला दे, क्या वो बसूला चला दे, या रंदा चला दे? शिक्षक के पास दो औजार है, एक है प्रेम, दूसरा है भय। प्रेम, जो लड़का नहीं पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला है, उसको मोटिवेट कीजिए। अब जैसे रामायण में एक प्रसंग आता है कि रामचंद्र जी अपनी पूरी सेना के साथ समुद्र के तट पर बैठे हैं। सीता मैया का पता लगाना है कि सीता मैया आखिर है कहाँ। तो जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी को, तुम पवन पुत्र हो, तुम्हें असीम क्षमता है, तुम ही एक मात्र हो जो सीता मैया को पता लगा सकती हो। ऐसे समय में हनुमान जी को अपने शक्ति का एहसास हुआ। तो जिन विद्यार्थियों को हम पढ़ाते हैं उनमें हम ये देखते हैं, ये नृत्य में जाएगा कि गायन में जाएगा, ये स्पोर्ट्स में जाएगा, किस क्षेत्र के लायक है ये। तो पढ़ाना ही केवल मेरा उद्देश्य नहीं है। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक छात्रा थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तो हमने उससे पूछा कि तुम कितनी रोटी खाती हो? बोले 2 या 3। हमने पूछा कि तुमको काम करने का मन करता है? बोले नहीं, थका थका मन लगता है। कभी फीवर देखा है? फीवर तुमको रहता है कि नहीं रहता है? तो उसमें जो लक्षण लग रहा था वो टीबी का लक्षण था। और उसके पिताजी को हमने बुला के कहा कि आपकी बेटी को संभवतः, जैसा हमको लग रहा है, आई एम नॉट ए डॉक्टर, लेकिन जो सिम्टम बता रहा है उस हिसाब से आपकी बेटी को टीबी है। और सच में जब टेस्ट हुआ तो उसको टीबी थी। और उसके बाद उसका डाइट चेंज हुआ और चेहरा जो मुरझाया हुआ था, गाल भर गया। तो जॉब सेटिस्फेक्शन, बहुत बार ऐसा भी होता है कि लड़का क्लास में पढ़ रहा है, बार बार आँख खोल रहा है, बंद कर रहा है, तो उससे पूछते हैं कितनी उंगलियां हैं, कितनी उंगली है। वो जब एकदम करीब आ जाता है तो कहता है 1 है, 2 है, 3 है। इसका मतलब आई शॉर्ट है, आँख की रोशनी भाग रही है। तो आज के समय में सबसे बड़ा एक शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी है। सर, बहुत सारी बातें हमने की है, आपके विषय में हमने जाना है।
आज की यदि हम माहौल की बात करें, पारिवारिक माहौल की बात करें, तो कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपना आधिपत्य समझते हैं बच्चों के ऊपर। उन्हें लगता है कि यदि मैंने अपना सपना पूरा नहीं किया, मुझे कुछ बनना था, यदि मैं नहीं बन पाया तो मेरे बच्चे मेरे सपने को पूरा करेंगे। तो वैसे पेरेंट्स को, वैसे अभिभावक को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बच्चे के भविष्य निर्माण में अभिभावक की कितनी बड़ी भूमिका होनी चाहिए और कितना हस्तक्षेप होना चाहिए? अभिभावक की भूमिका तो अहम होती है, लेकिन इधर के वर्षों में आर्थिक युग आ गया है और एक अंधे दौड़ में पति पत्नी दोनों कमाने में लगे हुए हैं। और बच्चा जब स्कूल में प्रवेश कर जाता है और उसके बाद वो बच्चा कहाँ जाता आता है इसका जानकारी नहीं रखते। एक छोटी सी घटना आपको हम बताते हैं जी। एक शिक्षिका ने एक विद्यार्थी को पीटा और वो लड़का चला गया। शादी के 16 वर्षों के बाद उस लड़के का घर में आगमन हुआ था। अब उस लड़के के मुंह से यदि कुछ निकलता था तो तुरंत उसकी पूर्ति होती थी। रात के 2 बजे वो कहता है कि हमको जलेबी खाना है, और रात के 2 बजे कौन सा होटल खुला हुआ है? उसकी माँ कहती है स्टेशन के पास में होटल है, वहाँ रात भर जलेबी बनती है। मतलब जो लड़का मांगता है वो सब उसको सहज मिलता चला गया। स्कूल में टीचर ने जब एक चांटा दिया, घर गया तो उसने अपनी माँ को कहा कि शिक्षक ने हमको आज पीटा है। अब उसके पिताजी बहुत आवेश में आए और ऐसा लगा कि आज इस शिक्षिका पर हाथ चला देंगे। अच्छा। तो हमने अपनी शिक्षिका को और बाकी जो शिक्षक थे उनसे आग्रह किया इशारे में कि इनको बाहर नहीं भेजो, ये क्रोध में ये हाथ चला सकता है। वैसी स्थिति में उसकी इज्जत क्या चली जाती और हमको भी बहुत बुरा लगता और उसके परिवार वालों को भी बहुत बुरा लगता। बाद में वही गार्जियन आते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है मधुबनी, आप मेरे बच्चे पे ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा कि स्कूल तक हम तो ध्यान रख सकते हैं, लेकिन स्कूल के बाद वो कहाँ आता है कहाँ जाता है ये हम नहीं जाने कह पाएंगे। तो एक शिक्षक हमने दिया, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया जो छात्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। जी जी। तो लड़के ने अपनी माँ को अब तंग करना शुरू किया। 10 रुपया लाओ, 20 रुपया लाओ, 50 रुपया लाओ, 100 रुपया लाओ। माँ उससे एकदम तंग हो गई। जब उसके पिताजी किसी छुट्टी में आए तो उन्होंने पूछा क्या हाल चाल है, तो बताया कि ये तो बहुत परेशान कर रहा है। आए पिताजी, जो पिता अपने पुत्र के लिए लड़ने आए थे, आज वो कहते हैं, कटु शब्द कह रहे हैं, अच्छा होता पैदा होते के साथ मर जाता। शिक्षक बैरी नहीं होता। एक अच्छा डॉक्टर कब खुश होता है और जज कौन करता है? पेशेंट करता है, रोगी करता है। यही डॉक्टर है जिसने मेरा जीवन बचाया है। यही शिक्षक है जो गलत दिशा में मैं जा रहा था रोक रहा था। कोई टोकने वाला होना चाहिए, रोकने वाला होना चाहिए। कोई एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसमें बाउंड्री वाल नहीं है, उसमें हाथी भी घुसेगा, सांड भी घुसेगा, कोई भी आदमी घुसेगा, लेकिन उसमें एक हरकारा बैठा हुआ है जो जोर से बोलता है कौन है। उसका रिजल्ट ये होता है कि जो पशु भी है वो भी भाग जाता है, जो पुरुष आदमी घुसा है वो भी निकल जाता है। वैसे ही जीवन के क्षेत्र में जो विद्यार्थी है, शिक्षक कभी बैरी नहीं होगा। पिता को अपने पुत्र से ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन शिक्षक को कभी ईर्ष्या नहीं होगी। वो तो एकदम ऐसा गदगद हो जाता है। मेरा एक अनुभव है कि हमारा विद्यार्थी ऑल बीपीएससी में टॉपर हुआ और इस समय वो असिस्टेंट डायरेक्टर है। कृष्णकांत नाम है उसका, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, अभी बांका में है वो। उसकी बहन नीलम है, वो भी जज है, गया में है। तो हमारे विद्यार्थी, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ नहीं है। हमारे विद्यार्थी साइंटिस्ट भी है, भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट में, मौसम विभाग में भी है, गोपाल नाम का है, इनकम टैक्स, रेलवे, कस्टम, आप जहाँ चाहिएगा वहाँ हमको पाइएगा। ये है जॉब सेटिस्फैक्शन। यदि हम किसी ऑफिस में काम करते तो हमको कितने लोग जानते? 300 जानते, 400 जानते, 500 जानते, 1000 जानते। हमको पढ़ा हुए 45 वर्ष हो गए हैं। जी जी। इन 45 वर्षों में कोई एरिया नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ हमारा विद्यार्थी नहीं है। एक विद्यार्थी हमारा मनोज सिन्हा 3 बार बैंकिंग एग्जामिनेशन में पास करता है। मैं भी बाजार जा रहा हूँ, वो लड़का लौट रहा है, उसकी गर्दन नीचे है। आवाज़ लगा के हम बुलाते हैं, मनोज, लगता है तुम आज बहुत उदास हो।
बोला जी सर। क्या हुआ? 3 बार बैंकिंग एग्जामिनेशन में हम कम्पीट किए हैं, इंटरव्यू के बाद 50,000 रुपया मांगता है। हमारे पिताजी 5 रुपया भी देने को तैयार नहीं है। हम कहा मनोज एक काम करोगे? कि बोलिए सर। हम कहा बिहार छोड़ दो। आज के डेट में वो लड़का पीएनबी में दिल्ली में चीफ मैनेजर है। तो एक होता है कि केवल पढ़ा देना जी जी नहीं, पढ़ाने के बाद उसका हाल चाल पूछना। मेरा तो एक स्वभाव है, जो 30 साल 40 साल पहले विद्यार्थी पढ़ा उसको बाई नेम हम पुकारते हैं, लेकिन स्कूल में ये लड़का बी लड़का नहीं कहते थे, बाई नेम। उसका नतीजा ही कि आवाज़ लगा के इधर आओ, तो उसको हर समय डर रहता है कि बाई नेम हमको जानते हैं जी और बहुत हद तक उसके परिवार को भी हम जानते हैं। एक लड़का कस्टम विभाग में अभी उदयपुर में है, उस लड़के को कॉमिक्स पढ़ने की आदत लग गई और 5 बजे से 8 बजे तक लगातार 3 घंटा कॉमिक्स पढ़ता था। उसके पिताजी को हमने कहा, श्री देव नारायण यादव जी इस समय जयपुर में हैं, उनका बेटा है विकास चंद्र राय और ये कस्टम विभाग में उदयपुर में है। हमने उनके पिताजी को कहा कि विकास हाथ से जा रहा है। बोले कि मोहन जी पेट देखेंगे लड़का देखें। हमका पशु भी पेट पाल लेता है। सही बात है। और आप तो हम तो पुरुष हैं, तो आपको ससुराल पक्ष भी देखना है, जी पिता पक्ष भी देखना है। वो लड़का हाथ से जा रहा है, हमको बहुत बुरा लग रहा है। तो बोले, तब हमने एक दिन विकास को पकड़ा, सिटी की एक गली है जंगली प्रसाद लेन। हमने कहा विकास तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? या तुम एक काम करो, जितनी कॉमिक्स पढ़ी किताब लिख डालो, उससे रॉयल्टी आएगी। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दैट स्टूडेंट। वो लड़का आज के डेट में हमसे इतना जुटा हुआ है, कहता कि सर आप ना होते तो न जानते हम कहाँ होते। तो ऐसे विद्यार्थी सड़क पर चलते हैं तो किसी ऑफिस में क्लर्क काम करने वाले को उतना गौर से नहीं देखता है, लेकिन एक टीचर जब सड़क पर निकलता है तो उसकी बटन खुली हुई है कि नहीं, बाल उसके बढ़े हुए तो नहीं है, कपड़ा टीचिंग प्रोफेशन में यदि है तो ये उम्मीद करता है कि इसमें ये अवगुण नहीं होगा। यदि वो अवगुण दिखता है तो लड़के के अंदर में हो जाता है। तो कहते हैं ना कि पानी पिए छान के और गुरु रखे जान के। पानी जब कभी आपके नज़र के सामने आए, कपड़ा से मत छानिए, चलनी से मत, लेकिन इन 2 नैनों से छानिए जरूर। यदि जल में कोई अशुद्धि है तो पेड़ इतना समझदार है, पौधे इतने समझदार हैं कि शुद्ध पानी लेंगे, बाकी गंदे पानी को नहीं लेंगे। मनुष्य इतना विवेकशील जानवर है, वो बिना देखे हुए पानी गटागट पी जाएगा और वो अंदर जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए केवल पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ाने के अलावा आपको लगता है कि इस लड़के में ये गुण, एक लड़का रविराज है जी, जब 9th में वो पढ़ता था जी 9th क्लास में जब पढ़ता तो बोला कि सर टीचर्स डे था, शिक्षक दिवस, राधा कृष्णन की हम तस्वीर बना सकते हैं। गाना ये ख़त्म होते होते तो हमका बनाओ। और आज के डेट में वो लड़का केला के सड़े हुए पत्तों से कागज़ बना रहा है और गुजरात के सुदूर आदिवासी इलाके में है वो। जी जी और उसके पिता ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, खेती करते हैं, लेकिन उसके अंदर में गुण था। 2 बच्चे हमारे ऐसे थे, गूंगे बहरे थे, जो न सुन सकते थे न बोल सकते थे। लड़की का निशा माथुर और लड़के का नाम था सिंपू। 8 में जब बच्चा पहुंचा तो हमको लगा कि हमारे टीचर कहीं हमको डार्क में तो नहीं रख रहा है, तो हम कहीं दोनों को डिक्टेशन हम कराएंगे, हिंदी और इंग्लिश का। अब जैसे का डिफरेंस है, मुंह का साइज छोटा और बड़ा होता है, यहाँ वाइब्रेट करता है, जो हम बोलेंगे उसकी कंपन होगा। उस लड़की का हाथ यहाँ हम रखते थे, आप कैसे हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा रेखा जी, वो लड़की 79% लाई और लड़का 69% लाया। यानी कि शिक्षक की यदि हम बात करें तो ना केवल आपको शिक्षित करना, ना केवल आपको अध्याय पढ़ाना, बल्कि आपके गुण और अवगुण को देखते हुए आपको तराशना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, आपने सही कहा, शिक्षक का काम हो जाता है। नहीं सर यदि हम बात करें, चूँकि जब विगत कुछ दिनों की बात करें तो
शिक्षा नीति में भी कुछ बदलाव हुए हैं। जानना चाहूँगी, चूँकि आप एक शिक्षाविद हैं, तो नई शिक्षा नीति के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या ऐसी खासियत है जो लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है? अब पेड़ में पत्ता लगेगा तो पत्ता झड़ेगा, जी फिर नया पत्ता आएगा। जी घड़ा फूटेगा तो नया घड़ा आएगा। जब देश आज़ाद हुआ उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, और किसी देश को गुलाम बनाना है तो अपनी भाषा पर लाद दो। जी वर्तमान सरकार जो आई नरेंद्र मोदी जी की, बहुत अचूक काम किया, बहुत अच्छा काम किया। जैसे महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसको शिक्षा नीति में इंक्लूड किया। उसका रिजल्ट अभी यूपीएससी में आया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम हुआ है, वो आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि नरेंद्र मोदी जी की इस नीति के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं में लड़कियों ने अब सफलता प्राप्त की है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। पहले तो था कि इंग्लिश जो जानता है वही करेगा। अब गांव में बैठी हुई लड़का या लड़की, उसको भी सुविधा इंग्लिश वाली नहीं मिलती है, लेकिन अपनी मातृभाषा में तो वो महारत हासिल करेगा, और उसका रिजल्ट हम लोगों को दिखा। तो नई नीति जो आई है उसका फ़ायदा हम लोगों को मिल रहा है, और आने वाले समय एक कागज़ हम लिख के लाए हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो हम ज़रूर ज़रूर बताएं सर। खास बातें हैं जो नई नीति शिक्षा नीति आई है। जी केवल 12वीं क्लास में ही होगा बोर्ड एमफिल का बंद, कॉलेज की डिग्री साल की 10वीं बोर्ड की खत्म, एमफिल भी होगा बंद। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे तो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के रूप में के तौर पर पढ़ाया जाएगा। पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। जी 9वीं से 12वीं तक के क्लास के सेमेस्टर में 12वीं की परीक्षा होगी स्कूली, और शिक्षा के 5+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री और 4 साल की होगी, यानी ग्रेजुएशन पहले 3 साल का हुआ करता था, जी। उसमें 4 साल के होने की बात है। और तीसरी साल की डिग्री में छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, वही हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने के बाद स्टूडेंट्स 1 साल के में एमए कर सकेंगे। सुधार हुआ इसमें। जी और एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। स्टूडेंट के बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स का हायर एजुकेशन 2035 तक ग्रास एनरोलमेंट एज रेशियो का 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स को सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स कर सकता है। ये सुविधा उपलब्ध हुई। जी और हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। इन सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स और विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। मतलब शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। और सबसे खुशी की बात है कि सुदूर गाँव में जो विद्यार्थी थे जिनको इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाता था, वो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचेंगे और सफल होंगे। मेरी ये उम्मीद है, आशा है। और कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। पुरातन हमारा था, लेकिन उसमें अब नया अंकुरण हो रहा है। तो वैसे में एक आशा जगी है। इस बार का यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उससे बहुत सारी उम्मीदें बंधी हैं। जी सर, यदि हम बातचीत करें, जब एक समय ऐसा आया था कि लोग पैक हो गए थे घरों में, शैक्षणिक माहौल पर भी असर पड़ा था, स्कूलें कॉलेजेस सभी बंद हो गए थे, कोविड का वो दौर था और बच्चों ने मोबाइल का सहारा लिया, टेलीविज़न पे ऑनलाइन क्लासेस चलाए गए और कई ऐसे बच्चे हैं जो अब ऑनलाइन क्लास लेकर शिक्षित तो होते चले गए। तो चाहूँगी कि एक ज़रूर बताएं ऑनलाइन क्लासेस के क्या बेनिफिट रहे और आप इसे किस नज़र से देखते हैं? एक ऐसा दौर आया जहाँ
स्वजन भी अपने जनों से दूर हो गए कोविड काल। जी जी। और सुना था कभी कॉलरा हुआ, कभी चेचक हुआ, कभी पॉक्स हुआ, और वो सुना था, लेकिन कैसे अपने लोग बिछड़ते चले जा रहे हैं। और वो एक ऐसा सुनामी आया जिसमें भी बच्चा बूढ़ा कुछ नहीं दिख रहा था। जो कोरोना की चपेट में आया वो चला गया। स्वतः मैं भी उस चपेट में आ गया और 7 दिन मैं रूबन हॉस्पिटल में रहा और एकांतवास था। न किसी से मिलना, न जुलना, न छोटा मोबाइल, न बड़ा मोबाइल। एक तरह से हम एकदम कटे हुए थे। लेकिन वहाँ जो नर्स थी, हमने उनसे नमस्कार करना प्रारंभ किया, एक संबंध जोड़ने की प्रक्रिया। लेकिन वो नर्स भी बाहर बैठती थी। जो जिस रूम में आईसीयू में हमको रखा गया था वो बाहर ही बैठती थी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमको भी हो जाए। एक अंधा दौर आया और वैसे में जो बच्चे थे उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल था जी। घर से बाहर नहीं जाना है, मिलना नहीं। बचपन एक तरह से खो गया। कोविड का फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज। अब हुआ कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी और उसमें कुछ माइनस भी है तो कुछ प्लस भी है। कुछ एक नई चीज़ सीखने को भी मिली कि आप यदि क्लास में नहीं भी हैं तब भी आपको सुविधा उपलब्ध है। कुछ जो पढ़ने वाले थे उन लोगों ने रुचि ली। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा कि गार्जियन ही पढ़ने लगे, अब बच्चा नहीं पढ़ने लग पड़ता था। अब उसका कारण क्या था? पहले एक परिवार में 5 बच्चे, 6 बच्चे, 2 बेटी, 4 बेटा होते थे। सब आपस में खेलने का माहौल बन जाता था। अब तो हम 2, हमारे 2, कहीं एक ही हैं। वैसे में बच्चे के बीच में भीतर से आक्रोश बढ़ा। जो पढ़ने का की तरफ रुझान होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका माँ की और पिताजी की हो सकती थी। लेकिन दोनों बाहर घर के अंदर ही रहते थे। छत पे ले जाने के बाद थोड़ा गेंद फेंका फेंकी, तुम फेंको हम रोकते हैं। किसी तरह से एक गेंद आता था, खेल होता था जिसमें गोटी रखी जाती थी, गेंद मारा जाता था। ये सब खत्म हो गया। अब हम फ्लैट में आ गए। वो वही हमारा आवास हो गया, निवास हो गया है। बचपन खो गया जी। लेकिन महाभारत काल में यदि हम जाएं तो एक प्रसंग आता है कि कौरवों और पांडवों को पढ़ाने के लिए कौन चाहिए था? तो द्रोणाचार्य का चयन हुआ। लेकिन द्रोणाचार्य के पास एकलव्य भी गया कि हम भी सीखना चाहते हैं। एकलव्य ने, द्रोणाचार्य ने कुछ प्रश्न किए होंगे, उसका उत्तर उन्हें ये पाया। लेकिन एकलव्य के अंदर में लगन थी। जैसे कहते हैं लागी लगन मीरा हो गई मगन। जी। लड़के के अंदर, विद्यार्थी के अंदर में बैठाने की जरूरत है। वो जिस क्षेत्र में जाएगा उसको सफलता मिलेगी। एक बेचारा हमारा स्टूडेंट IITN था, 1159 रैंक आया था, विजय कुमार बंटी, दुनिया में नहीं रहा। कोविड के पीरियड में वो चला गया था हॉस्पिटल में। कोविड के पहले होली में वो हमसे मिलने आया था। बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट था और कई कंपटीशन में भेजा, उसको जीत कर आता था। दाढ़ी उसकी बढ़ी हुई थी। तो हमने उसको कहा कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़ी है, कितना अच्छा चेहरा है, इसको शेविंग करा लो। बोला करवा लेंगे सर। जब उसकी शादी हुई तो रिसेप्शन में हम गए थे, हम पति पत्नी दोनों। स्मृति शेष, मीना चतुर्वेदी हमारी पत्नी, वो भी शिक्षा लाइन से जुटी थी। 2013 से कैंसर था। 12 फरवरी 2021 को उनका शरीर शांत हो गया। तो वो विद्यार्थी जो विजय कुमार बंटी, जिसके बारे में आपको हम बता रहे हैं, उसने स्टेज छोड़ दिया, दूल्हा, और कहता कि सर आज आप प्लेट नहीं लगाएंगे, आज आपकी प्लेट हम लगाएंगे। तो हमने कहा तुम तो राजा हो, किंग हो आज। नहीं सर, किंग बनाने वाला कौन? तब वैसे विद्यार्थियों को हम भूल नहीं पाते हैं। जी। तो रही बात आपकी कि ऑनलाइन ऑफलाइन, तो एकलव्य को पढ़ाने वाला कौन था? कौरवों को पढ़ाने के लिए तो द्रोणाचार्य थे। एकलव्य को कौन पढ़ाने वाला था? एकलव्य के मन में था कि हमको एक सफल धनुर्धर बनना है, और उसने मूर्ति बनाई। मूर्ति भी कहीं बोलती है? निरंतर प्रयास, निरंतर अभ्यास,
कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब को आपको सफलता नहीं मिलेगी। वो कहते हैं कि खाना बनाने पर हाथ जलता है। जी जी। और नमक कितना डालना है प्रारंभ में आपने पूछा होगा, लेकिन अब आपको अनुमान हो गया है कि 2 आदमी की चाय बनानी तो कितनी चीनी पड़ेगी। सही बात है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पारंगतता आती नहीं है। जी। तो हम सर बहुत ऐसे बच्चे आपको देख रहे होंगे या बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं और ये समझ भी पा रहे हैं कि आपके विद्यार्थियों ने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, अपने आप को स्थापित किया। जानना चाहूँगी कि यदि कुछ आप बताना चाहें वैसे बच्चों को जो करियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए उन्हें? कुछ भी असंभव नहीं है दुनिया में। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव ए विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर। जी। इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए और डोल ड्रम नहीं होना चाहिए। फिक्स योर गोल। तुम्हारा लक्ष्य क्या है जीवन का? यदि आपको पटना जाना है तो पटना का ही रास्ता चुनना पड़ेगा। और सड़क पर चलते फिरते आदमी से आपने पूछा कि पटना कहाँ जाना है? पटना जाना है। आप चौराहे पर खड़े हैं और वो आदमी की नज़र आपकी जंजीर पर, आपकी चूड़ी पर, आपके कंगन पर है। वो आपको गलत रास्ते में घुसाएगा और आपसे वो सामान छीन लेगा। जी। और चलते फिरते दुकानदार से यदि आप पूछते हैं तो दुकानदार दुकान लेके कहाँ भागेगा? वैसे ही भटकाने के लिए समाज में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो उसको भ्रमित करते हैं। जी। वो जहाँ उसकी एनर्जी लगनी चाहिए वहाँ नहीं लगती है। जी, यानी कि एक बहुत बड़ा संदेश आप दे रहे हैं सर कि यदि आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो लक्ष्य एकदम निर्धारित करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपके माध्यम से शिक्षा से जुड़ी हुई बहुत सारी मोटिवेशनल बातें हमको भी बहुत अच्छा लग रहा जी। और हम तो ये चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो दोस्तों आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे शिक्षाविद मोहन चंद्र चतुर्वेदी जी से। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं तो ज़रूर लिख भेजिए। नोट कीजिए हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।